जी बुक आई गेस अवेलेबल है, यू कैन बाय दैट बुक. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट आई एम सेइंग जज द बुक बाय इट्स कवर. अगर कवर अच्छा है तो बुक भी लाजमी अच्छी होगी. तो आप जो पूरे सेशन में कहेंगे ना स्लाइड शेयर कर दें या ये कर दें वो कर दें, सारा कुछ इसमें है. अभी बुक्स के फीचर से बात नहीं करूँगा, टाइम इतना नहीं है हमारे पास. हम जंप करते हैं स्ट्रेट टॉपिक के ऊपर जो हमने स्टार्ट करना है, दैट इज़ सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स हमने बात की थी रिसेंटली भी, जो हम डिस्कस कर रहे थे. देखिए, पेपर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 50. अब वो 50 नंबर हमने सिक्योर करने कैसे हैं उसको हम देखेंगे. हमारा सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है हमारा ग्रेड ए जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं उसकी वेटेज जो है वो अराउंड 5 से 10 मार्क्स की है. फिर हमारा सेकंड पार्ट जो है वो किसके ऊपर है? इनकम टैक्स के ऊपर. इसकी वेटेज कोई 60 से 70 मार्क्स की है. और थर्ड एरिया जो है वो कौन सा है हमारा? सेल्स टैक्स का. इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की. ये ऑफिशियल उसने अपने ग्रिड में हमें बताई है कि इस एरिया में से इतने मार्क्स का पेपर आपको आना है. अब प्रैक्टिकली आना कैसे आता है? इसकी वेटेज ये है, बट ऑन एवरेज पास पेपर में 8 नंबर जो हैं वो इस एरिया में से पूछ रहा है. आपको पेपर का आखिरी सवाल जो है वो किस में आएगा? इसमें से आ रहा होगा. बुक के एंड के ऊपर इवन मॉडल पेपर गिवन भी है टैक्स का. अगर आप वो देखेंगे तो आपको चलेगा पता, ये रिसेंट में टाइम का पेपर है, कि 8वां क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का इसी एरिया में से क्या है आपको मिला हुआ है. फिर आपका अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो हिस्टोरिकली ऑन एवरेज 28 मार्क्स का पेपर जो है वो कहाँ से पूछेगा? आपका सेल्स टैक्स में से. एग्जामिनर भाई साहब ने पूछना ही पूछना है, इससे नीचे नहीं जाता वो. मैक्सिमम 30 है, मिनिमम 28 27 पेपर में आने. फिर इस इनकम टैक्स में से एक एरिया है, इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस. इसमें से अराउंड 20 नंबर एग्जामिनर ने पूछने ही पूछने. हमारा पूरा सिलेबस एक तरफ, ये 3 एरियाज एक तरफ है. अगर आप इन्हें काउंट करें, अगर मैं रेंज करूं तो 52 से अराउंड 58 मार्क्स सिर्फ किस में से हैं? इन 3 एरियाज में से ही हमें मिल रहे होने हैं. तो जब हमें फॉर श्योर पता है कि हमारा 50 नंबर सिर्फ इन 3 एरिया से आराम से निकल सकते हैं, तो हमने जब अपनी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, हमने यहाँ पे करनी है. हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इस 28 वाले एरिया में से मिनिमम हर बच्चा 20 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सके. इस 20 वाले एरिया में से मिनिमम 15 मार्क्स जो हैं वो हर बच्चा सिक्योर कर सके. और इस 8 वाले एरिया में से 5 मार्क्स हर बच्चा सिक्योर कर सके. अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? 40 मार्क्स जो हैं वो आपके इस एरिया में से एटलीस्ट सिक्योर जो है वो होने चाहिए. कम से कम 40 नंबर. बाकी आपका पूरा सिलेबस है, 10 नंबर आपके आ जाएंगे. सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रिबेट्स, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, लॉसेस, सारे मनहूस चैप्टर एक तरफ. उसमें से सिर्फ कितने लेने हैं? 10. और वो आपके आराम से आ जाएंगे. पेपर में फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न इन एरियाज़ का वीक होना है. बच्चे सेल्स टैक्स में स्ट्रगल करते हैं, बच्चे बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं, और आखिरी ग्रेड तो हर 10 में से 8 बच्चे छोड़ते ही ऑन चॉइस के ऊपर है. वो कहते हैं हम आखिरी दिनों में पढ़ लेंगे. जब आपको पता है कि इसमें से आना ही आना है तो वाई आखिर लास्ट टेस्ट, वाई शुड लास्ट टेस्ट, तो वो आखिर पे हमने नहीं रखना. इसलिए जब मुझे पता है कि स्टार्ट में मेरा एक एरिया ऐसा है जो फॉर श्योर गेस है जिसमें से 28 नंबर का पेपर मिलना ही मिलना है, हम स्टार्ट किससे करेंगे? सेल्स टैक्स से स्टार्ट करेंगे. इजी एरिया, हार्डली 15 लेक्चर्स, फिंगर टिप्स के ऊपर आपका एरिया हो जाएगा. अगर आप मेरे साथ साथ चलते हैं तो बाय दिसंबर एंड आप यहाँ बैठ के अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं आपका पेपर पास है. अगर आपके लेक्चर पेंडिंग हुए ना तो दिसंबर एंड पे अपनी नोटबुक पर लिख लेना कि इंशाल्लाह सितंबर 2025. दोनों प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने है. अगर आपके लेक्चर रेगुलर है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपका पेपर पास है. और आपको पता है
अब ये ऑन रिकॉर्ड है कि एवरी मंडे इज़ अ टेस्ट डे। हर मंडे को क्या होगा? टेस्ट होगा। जो एक वीक में हम पढ़ेंगे वो मंडे को टेस्ट है, चाहे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चाहे हाफ चैप्टर हो, चाहे 1.5 चैप्टर हो, एवरी मंडे इज़ अ टेस्ट डे। और ग्रुप में अनाउंसमेंट टेस्ट की नहीं हुआ करेगी, बस मंडे को टेस्ट का पेपर आ जाएगा, भाई ये टेस्ट है आपका, और क्लास हमारी ऑफ नहीं होगी बिल्कुल भी। क्लास भी होगी, टेस्ट सुबह से लेके शाम तक आप किसी भी टाइम बैठ के टीएसए टेस्ट लेके कर सकते हैं। तो एवरी मंडे इज़ योर टेस्ट डे। और कुछ दिनों बाद आपको एक टेस्ट का शेड्यूल मिलेगा जो दिसंबर एंड पे आपके टेस्ट की सीरीज़ होगी, जिसको हमने टेकअप करना होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, सेल्स टैक्स। आप लोग पीआरसी में पढ़ के आ चुके होते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस में एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली आपकी इनकम से रिकॉर्ड किया जाएगा, आपकी इनकम से कलेक्ट किया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है? इनकम, डायरेक्ट टैक्स। आपके पैसे हैं, आपसे टैक्स लिया जाएगा। आपके एसेट्स हैं, आपसे टैक्स लिया जाएगा। आपकी वेल्थ है, आपसे ही टैक्स लिया जाएगा। आप अपनी इनकम पे खुद टैक्स पे करेंगे, वो बर्डन कहीं और पास नहीं हो सकता। आप अपने एसेट्स पे टैक्स खुद पे करेंगे, आपका टैक्स ये नहीं पे कर सकता। ये हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। 70% सिलेबस का डायरेक्ट टैक्स है, हड्डियों में घुस जाएगा आपके कि क्यों इसको डायरेक्ट कहते हैं। दूसरा क्या है? हम पूछते नहीं आपकी इनकम कितनी है। क्या पाकिस्तान में आप कभी भी भिखारी की इनकम की असेसमेंट कर सकते हैं? अभी खबर सुनी होगी चंद दिनों पहले कि वो फैसलाबाद में भिखारियों ने दादी ख़त्म किया, कितने करोड़ लगाए हैं? भिखारी 12 करोड़ का चलीसवां कर गए हैं। अब एफबीआई हैरान है कि भाई 12 करोड़ 40वें के ऊपर वो देगे पकाई हैं कि आपकी सोच है, लेकिन उनसे क्या करें? हम जाएं एफबीआई वाले भिखारियों को टैक्स लेने के लिए, दुनिया में क्या हमारी इज्जत रह जाएगी कि हम टैक्स किससे ले रहे हैं? भिखारी से। वैसे हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप कभी भी उनसे टैक्स नहीं ले सकते, कभी भी टैक्स नहीं ले सकते। आप उनको टैक्स नेट में ला सकते। एक बेगर है, वो सुबह सुबह आता है, अपनी कंपनी ओपन करता है, दरबार के सामने बैठ के अपनी प्रॉपर कंपनी सजाएगा, कंपनी के ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, वो पूरे दिन कंपनी ऑपरेट करेगी, शाम को कंपनी वाइंड अप करके चला जाएगा। कितने पैसे कमाए होंगे उसने? एक लाहौर की प्राइम लोकेशन के ऊपर प्राइम दरबार के सामने बैठा हुआ है, कितने पैसे कमा रहा होगा? 5,000 से कहीं भी कम नहीं गया है ना। स्टाइपेंड 25,000 होती है पर मंथ, 1.5 लाख। कोई इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स नहीं पढ़नी, कोई इंटैंजिबल्स नहीं पढ़ने, कोई IAS 16, कोई टैक्स, कोई लॉ। लेकिन एक एलिमेंट है ना, इज्जत की रोज़ी नहीं ना वो, ये हलाल इज्जत की रोज़ी है। तो अल्लाह से वही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना ही देना है, हर आपको उसका वादा है, मैं राज़ी हूँ, मैं आपको दूंगा। बस दुआ होनी चाहिए कि हलाल मिले और वो मिले जो इज़्ज़तदार हो, बाइज़्ज़त रिज़्क़ मिलना चाहिए, जिससे आपकी डिग्निटी, आपका वक़ार जो है वो कायम रहे। लेकिन अब वो एक भिखारी है, उससे आप कभी भी टैक्स नहीं ले सकते। जी कितने पैसे कमाए हैं उसको पता ही नहीं है, वो बताएगा भी नहीं आपको। चलें, भिखारी वाली एग्जांपल तो बहुत यूनिक हो गई है। हम ज़रा आते हैं डेली लाइफ के ऊपर। आपके कॉलेज के बाहर एक खड़ा हुआ है फ्राइज़ वाला, जो बहुत ही लजीज फ्राइज़ देता है आपको। आपको पता है लजीज क्यों है? बिकॉज गलीज़ है। जो जितनी गलीज़, मैंने खुद उसको देखा है, जिस हाथ से निस्वार खा रहा था उसी हाथ से फ्राइज़ निकाल के रख के केचप डाल के दे रहा था मेरे सामने। मैं गदर टर्न कर रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, और अवाम खड़ी हुई है, टेंशन ही कोई नहीं है, हाइजीन की टेंशन कोई नहीं। वो कह रहे मज़े की बड़ी है, मज़ा तो आएगा। उसी हाथ से उसने बलगम साफ किया है, उसी हाथ से उसने चिप्स डाल रहा है, टेस्ट तो आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी इनकम कितनी है? आप लोग जाते होंगे कोयटा होटल के ऊपर, बैठते होंगे, सोचते होंगे, एक पराठा आ रहा है, एक चाय आ रही है, इसके पास 10 है, इसके पास 15 है, 20 है, एक घंटे में कितनी सेल्स है। लेकिन एफपीआई वाले आए क्योंकि हम तो बस कारोबार बंद कर रहे हैं, चल ही नहीं रहा, पकड़ सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ अर्सा पहले इचरे मोड़ पे खड़ा हुआ था, दादा का वेट कर रहा था, नाना का वेट कर रहा था, और बिल्कुल मोड़ के पीछे ना 2 लोग बैठ के अपनी कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं। संडे वाला दिन है, शादियों का सीजन थे, कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं, यार कितनी दिहाड़ी लगी तेरी? कहता हाँ अच्छी लग गई है, कोई 6-6.5 लाख की सेल्स कर रही है। मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैं बाकायदा इंटरेस्टेड हुआ कि यार 6-6.5 लाख की सेल्स फट्टे पे रख के उसने की है, सेल्स की बात हो रही थी। उसका मैंने हुलिया देखा,
स्काई ब्लू कपड़े, मेरे स्काई ब्लू इत्फाकन है, स्काई ब्लू कपड़े, जेब फटी हुई थी उसकी और मैला। मैंने इसको गौर से देखा, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में सोचा, मैंने कहा मैंने क्या किया, इसने क्या किया। अब साथ वाले से पूछा तूने कितने की सेल्स की, कहता यार दिन ना मंदा ही गया है मेरा आज, कोई 4.5 लाख। मैंने फिर मुड़ के देखा कि ये 2 लोग आज सुबह आए हैं, शाम को जा रहे हैं, अपना प्रॉपर स्टॉक आउट करके 2 बंदे उठ के जा रहे हैं, तकरीबन 1 मिलियन कैश इन हैंड लेके जा रहे हैं। पीक सीजन के डेज थे, इतनी सेल्स हो जाती हैं कपड़ों की। वैसे भी कपड़े के खरीदार ये लोग होते हैं, ये पैसे दे देते हैं उन लोगों को, ये समझते हमने बारगेन की है, उनको पता है कि हमने चीज़ 200 की ला के 2000 बता के 1000 की बेच दी है, तो पैसे कमा जाते हैं। अब लेकिन वो जो 2 बंदे हैं कैश इन हैंड लेके उठे हैं, क्या उनकी इनकम का कोई रिकॉर्ड है? आप उनकी इनकम पकड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं पकड़ सकते इनकम। जब उसने कहा ना, मैं ऐसे मुड़ के देखा, मेरे पूरे माइंड में मेरी ज़िंदगी का फ्लैशबैक चल गया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कहाँ कहाँ टॉप किया। बचपन में अम्मी की चपेड़े मुझे याद आई, हैंगर टूटते मुझे याद आए, और पढ़ ले बगैरता, पढ़ ले, क्या ज़िंदगी में करेगा। मुझे IAS 16 पूरा रिकॉल हुआ, मुझे पेपर पास फेलियर, लेकिन वो 10 लाख एक दिन की सेल्स थी। लेकिन एज ऑफ टुडे मेरे बैंक अकाउंट में अगर 1000 रुपया भी आएगा ना, वो गवर्नमेंट के पास है। पूछेंगे भाई 1000 रुपया कहाँ से आया, मुझे बताओ, अभी रिटर्न सबमिट की नोटिस आ गया, बताओ ये चीज़ कहाँ पे थी। मैं कहा अच्छा बताते हैं, तो खबर कर। मेरे अकाउंट में 1-1 रुपये की ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड है। मैं अपने 1-1 रुपये की ट्रांजैक्शन का जवाब दूँ, बट क्या वो हॉकर जवाब देता? नहीं। आपके ख्याल से जो आपके गली मोहल्ले में ये बैठे हुए हैं, ये जो हॉकर्स होते हैं, सब्ज़ी बेचने आते हैं, सब्जियां वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, गरीब होते हैं, कम पैसे कमाते हैं ना? एक एवरेज रिटेलर, छोटा दुकानदार, परचून वाला, इसकी महीने का प्रॉफिट कम से कम 50-60 हज़ार है, कम से कम प्रॉफिट है इसका। एक जो सब्जियां बेच रहा होता है, अभी गली मोहल्ले में आके आवाज़ें लगा रहा होता है, इसकी महीने के जो इसको प्रॉफिट बचता है वो 50-60 निकाल देता है ईजिली। बट हम इनको टैक्स नेट पे ला ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है, हम इनकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। आई नो अ पर्सन जिसकी लिबर्टी मार्केट में सिर्फ एक स्टॉल है, 2 स्टॉल्स हैं। आपको पता होगा वो लेसेस वगैरह जो होती हैं फीमेल्स की, ये लेसेस वगैरह, उसका स्टॉल है उसका लिबर्टी मार्केट में। उसने सिर्फ उस स्टॉल की कमाई से लाहौर में 3 पोश एरिया से प्रॉपर्टी ली हुई है। सारा बिजनेस कैश पे, कोई टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं है, कैश में सेल्स ही नहीं पता चलती। अब गवर्नमेंट क्या करे फिर? आप इनको नहीं पकड़ सकते, आ ही नहीं सकते। आप ज़रा जाएँ शालम मार्केट, जाएँ होलसेल मार्केट्स, लोग कैश ही पकड़ते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं लेते, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, चेक दें वापस कर देते, कहते भाड़ में जाओ। अभी ये जो बुक पब्लिश कराई है, तरले किए हैं भाई पेमेंट ले लो, कहते ओनली कैश है, दे दो, नहीं निकल जाओ। उनको नहीं परवाह कि भाई 20 लाख का सौदा हो रहा है, 30 लाख का सौदा हो रहा है, उन्हें कैश चाहिए। क्यों? टैक्स नेट में नहीं आ सकते। अब गवर्नमेंट को पता है कि हमारी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी है, कैश बेस इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और हुकूमत कहती है टैक्स तो हमने मुल्क चलाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी 24 करोड़ की अवाम है, अनफॉर्चुनेटली ये अवाम टैक्स नहीं पे करती। 1 करोड़ फाइलर नहीं है हमारे मुल्क में, 50 लाख फाइलर है सारा। तो गवर्नमेंट क्या करे? कर्जा लेती है, फिर सूद पे करती है, फिर आपको मारती है आके। वो कहते हैं ठीक है कमाने दो पैसा, ये पैसा कमा रहे हैं, ओके हमें समझ आ रही है, पैसा कहीं ना कहीं खर्च तो करेंगे। वो जो एक बैगर जो सुबह कंपनी ओपन करेगा, शाम को उठेगा, जब कंपनी वाइंड अप करेगा तो जाके पहली चीज़ क्या परचेज करेगा? स्टिंग। करने दो, स्टिंग परचेज करे, लगाओ टैक्स, लेके जाओ। और मुझे पता था नशई नोज नशई गोल्ड लीफ करेगा, तो सिगरेट परचेज करेगा, टैक्स लें। पेट्रोल डलवाएगा, टैक्स लें। बिजली का बिल पे करेगा, टैक्स लें। खाना लेगा, टैक्स लें। फिर वो कहते हैं जब आप हमें डायरेक्टली अपनी इनकम पे टैक्स नहीं दे सकते, तो आप जो स्पेंडिंग करेंगे हम आपके अब स्पेंडिंग पर टैक्स लगाएंगे। फिर एक को नहीं, फिर हम क्या करेंगे? सबको रगड़ देंगे। गुनाह एक का, सजा सबको देंगे। वो कहते हैं ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है, आपकी पॉकेट से निकाला जा रहा है। क्या आप लोग सारे अर्न कर रहे हो? पॉकेट मनी मिलती है बड़ी मुश्किल से, वो भी जो बातें मिलती हैं सबको पता होगा, ख़ासतौर पे सही में आने के बाद तो बोझ लगते हैं, आप लोग पेपर पास ही नहीं हो रहे। लेकिन सुबह का क्या आपने पैसे खर्चे?
शर्म नहीं आ रही, माँ के पैसे खर्च कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, कहते हाँ खर्चे। क्या खर्च किया तूने, क्या डलवाया, क्या खाना खाया है, लाओ चेक करो। कोई प्रोसेस चीज़ खाई है, कोई लेस खाई है सुबह की, कुछ खाया पिया, ब्रेकफास्ट किया था, क्या था। इतना ज़िंदगी में होना है अमीर मैंने कि ब्रेकफास्ट में फ़िश खाऊं। हमें ब्रेकफास्ट में क्या मिलता, गालियाँ। ओ हाँ, सेकंड टाइम मांगो ना, की कर रहे हैं तो खा के नहीं। कोई और परचेज चीज़ खाई है, कोई चाय पी है, हाँ चाय पी है। अब वो चाय की पत्ती परचेज हुई होगी, उस पर टैक्स पे किया आपने, लेकिन इनकम तो है नहीं हमारे पास। आपने कुछ खाया सुबह का, बबल खा रही हैं आप, इसका मतलब आप ये बबल खा के आई हैं, रैपर पड़ा होगा, आप रैपर पे पढ़ेंगे, एक कीमत प्रिंटेड होगी, आप टैक्स पे करके आए गवर्नमेंट के पास वो 2 रुपये टैक्स पहुंच गए हैं। आपने कुछ खाया सुबह का, क्या कोई बिस्किट नहीं खाया आप लोग। यार क्या कौम है, कोई ऐसी चीज़, कोई बबल, लेस, बॉटल, कुछ भी शाम तक खा लेंगी। जब आप शाम तक खाएंगी ना तो गवर्नमेंट को आप भी कोई ना कोई टैक्स पे कर देंगी। सब कुछ छोड़े, आज के दिन पाकिस्तान में 3:37 पे जब बच्चा पैदा हुआ है ना, उससे भी गवर्नमेंट टैक्स लेके जाएगी। क्यों, उसका फिल्टर बाय होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच गया। बच्चा रोएगा, बच्चा पैदा होके ऐवे नहीं रोता पाकिस्तान में, उससे पता है कि जहां पैदा हो गए हो ना, अभी मेरी आंख खुली है, टैक्स पहले मैंने पे कर दिया। और जो आज 3:38 पे फोत हुआ है ना पाकिस्तान पे, उसमें भी गवर्नमेंट क्या कर गई है, टैक्स ले गई है। जब उसको दफनाने के लिए अर्ज़े गुलाब लेके आएंगे, क्या होगा, टैक्स। तो आपकी पैदाइश से लेके फोतगी तक क्या हो रहा है, यहाँ पर टैक्स के मैटर चल रहे हैं। वो सारे टैक्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने अब इसी इनडायरेक्ट टैक्स को सीखना है कि ये हम लोग कैसे पे करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और आपकी डेली लाइफ का रिलेटेड एरिया है। आपको मजा आएगा। आपको मैं कुछ स्कैम्स बताऊंगा, कुछ स्कैम सिखाऊंगा, पकड़ना ना करना, कि आप जरा जाके देखें ये रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऊपर, खास तौर के ऊपर किस तरह आवाम को टैक्स के मैटर्स में लूटा जाता है। और आप लोगों को अलर्ट करूंगा, फिर एक नंबर दूंगा, अगर कोई स्कैम पकड़ोगे कंप्लेन करना, पैसे मिलेंगे आपको, 10-10 लाख नाम मिलते हैं। मैं आपको जगह बताऊंगा कि यहाँ पे ये स्कैम कर रहे हैं, पहुंच जाना। गोलियां पड़ी अपनी अपनी है, मैं बस आइडेंटिफाई करूंगा। वीगो आई अपनी अपनी है, मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूं। तो हम सारा इसको प्रैक्टिकल एरिया को डिस्कस करने लगे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल एरिया, आप सबकी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। आप सब दिन में कोई ना कोई चीज खरीदते हैं, कोई ना कोई चीज परचेज करते हैं, बबल, बिस्किट, कैलकुलेटर, खाने पीने की चीज, कपड़े हो गए, पेट्रोल हो गया, ट्रैवलिंग के ऊपर, बिजली के बिल, आप ये अपनी लाइफ में पे कर रहे हैं। हम इसको देखेंगे कैसे है और किस तरह से है। अब इसको जरा देखते हैं एनालिसिस, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा। ये ओवरऑल ट्रेंड है इसका सेल्स टैक्स में से। अगर आप देखें, मैं अभी रिसेंट डिस्कस करूंगा एक्सट्रीम राइट के ऊपर, ऑटम 24 में न्यूमेरिकल, इसको प्रॉपर जूम कर लेना। ऑटम 24 में 20 नंबर का न्यूमेरिकल आया और 9 नंबर की क्या आई है, थ्योरी आई है। टोटल कितने मार्क्स का आया, 29 मार्क्स का एरिया सेल्स टैक्स में से आया। स्प्रिंग 24 में 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 14 मार्क्स की थ्योरी, कितने मार्क्स आए, 30 मार्क्स। ऑटम 23 में 17 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 11 मार्क्स की थ्योरी, कितने, 28। फिर 19, 9, 28। ऑटम 22 में 26 नंबर का एरिया और स्प्रिंग 22 में 25 नंबर का। बट ऑन एवरेज अगर मैं स्प्रिंग 15 से शुरू करूं और मैं ऑटम 24 तक आऊं तो एवरेज 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स है और एवरेज तकरीबन 13 मार्क्स की थ्योरी आ रही है और 29 नंबर ऑन एवरेज स्प्रिंग 15 से लेके ऑटम 24 तक एरिया सेल्स टैक्स में से एग्जामिनर भाई साहब पूछ रहा है। तो ये बड़ी क्लियर डिवीजन है कि आपको इस एरिया को थ्योरेटिकली भी तैयार करना पड़ेगा, आपको इस एरिया को न्यूमेरिकली भी तैयार करना पड़ेगा, बोथ न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली। नाउ एक सवाल, एक कॉमन सेंस का, आपके ख्याल से इसमें मुश्किल क्या होगा सेल्स टैक्स में? न्यूमेरिकल्स मुश्किल होने चाहिए कि थ्योरी मुश्किल होनी चाहिए? न्यूमेरिकल, आपकी क्या ओपिनियन है? आपकी थ्योरी, आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? थ्योरी होनी चाहिए, थ्योरी। ये ऐसा नहीं होता, न्यूमेरिकल हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, चोर रास्ते सारे सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल में 70% मार्क्स यूँ निकलते हैं, उस पर मार्क्स नहीं फंसता। अगर आपको चोर रास्ते आते निकालना, स्मार्ट वे आता है,
थ्योरी, ये सारे थ्योरी बोल रहे हैं, ये बोलते हैं जिनके पेपर को अटेम्प्ट लग गई हुई है, फिर ठीक है। अब देखिए आप लोग को कोई न्यूमेरिकल्स कह रहा है, कोई थ्योरी कह रहा है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो कुछ ये परफॉर्मेंस है सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स की। अभी ऑटम 24 के एज ऑफ टुडे एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल नहीं है, अगर होते तो मैं लगा देता। स्प्रिंग 24 में न्यूमेरिकल में 70% बच्चों के पासिंग मार्क्स। आपको एक बताता हूँ, जिन जिन न्यूमेरिकल्स के नाम में एसोसिएट्स लिखा हुआ है ना, ये हमारे सिलेबस का सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल, सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल। जिन जिन न्यूमेरिकल्स के नाम में एसोसिएट है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं 20-20 नंबर के, वो न्यूमेरिकल का वॉल्यूम देख के पता चलता है ये कैसे हम करेंगे। ये वो न्यूमेरिकल थे जब बच्चे के पास पेपर में आए, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज़िंदगी में न्यूमेरिकल देखे, जब वो करके आए तो फैज़ एसोसिएट में 80% बच्चों के पासिंग मार्क्स हैं। आबिद खान वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास पेपर का, 84%। एमएच एसोसिएट मुश्किल न्यूमेरिकल है, हिलाता है बंदे को, 73। जेएफ एसोसिएट 74, हादी एसोसिएट 84। आप देखें न्यूमेरिकल्स में तो परफॉर्मेंस मोर देन 50% है। कोई ऐसा न्यूमेरिकल है एक्सेप्ट ऑटम 22 जिसमें 47% है, बाकी ओवर स्प्रिंग 18 से लेके और स्प्रिंग 24 तक न्यूमेरिकल्स तो प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। अगर एक न्यूमेरिकल 20 नंबर का 10 नंबर हर के आ रहे हैं, न्यूमेरिकल इज द इजी एरिया, इजी इन दैट सेंस कि इसमें से पासिंग मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अगर 20 नंबर का न्यूमेरिकल है 10 आ जाएंगे, अगर 18 का न्यूमेरिकल है 9 आ जाएंगे। आपके सामने स्टैट शो कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है वो देखते हैं यहाँ पे। अब देखें स्प्रिंग 24 जिस न्यूमेरिकल में 70% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं, स्प्रिंग 24 थ्योरी में सिर्फ कितने % बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं? 27। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। चलें अब ज़रा आते हैं स्प्रिंग 21 हादी एसोसिएट 84, स्प्रिंग 21 13%। उसकी दुनिया बर्बाद हो गई है। 84 से 13। स्प्रिंग 18 80% न्यूमेरिकल, स्प्रिंग 18 28%, स्प्रिंग 2019 79% न्यूमेरिकल बच्चे पासिंग मार्क्स, स्प्रिंग 19 सिर्फ 15% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? थ्योरी। और थ्योरी कोई 1-2 नंबर की नहीं आ रही, 3-4 नंबर की नहीं आ रही, अराउंड हमने देखा है ऑन एवरेज 9 नंबर की थ्योरी आपको पेपर में आनी ही आनी है। तो ये क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे आपका प्राइम फोकस किस पे होना चाहिए? थ्योरी। बिकॉज न्यूमेरिकल्स जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स लिखना शुरू करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट में इतना एफिशिएंट कर दूंगा, इतना सिखा दूंगा कि आप फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल पढ़ते जाएं, वैल्यूज़ प्लेस करते जाएं, आपका वेरी फर्स्ट गो में 70% न्यूमेरिकल हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको फॉर्मेट्स में इतना सिखा दूंगा, वैल्यू कहाँ कहाँ प्लेस करनी है, रूल्स कौन से लगाने हैं। आपके पास बुक है, बुक में समरी गिवन होगी कि क्या किसे रूल्स याद रखने हैं। मैं आपको एक 1 पेजर समरी दे दूंगा, वो 28 रूल्स आप याद कर ले, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स को शॉर्टकट वे में करना कैसे है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कैसे करने हैं, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टीच यू। लेकिन एक एलिमेंट है थ्योरी का, वो है आपका, वो आपने याद करनी है। लिखनी कैसे है वो बता दूंगा, बट वहाँ पे आएगा काम आपका याद करने का। अब याद करने में 2 चीज़ें होती हैं जो अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि याद करने का मतलब है रट्टा मारना। मैं आपको बात बताऊँ, टेक्स्ट में क्रैमिंग है ही नहीं। जो कहते हैं टेक्स्ट में रट्टा मारना चाहिए, इस अटेम्प्ट का पेपर खोल लें, उसमें क्रैमिंग वाला एक सवाल नहीं था, एक क्वेश्चन नहीं जो रट्टे वाला हो। अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं, यू कैन राइट एवरी क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसमें समझ के लिखना है। आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि 2 + 2 = 4, अब उसको लिखना है आपने। या आपको एक चीज़ समझा दिया कि जमा करने से चीज़ें ऐड होती हैं। अब 2 + 3 हो तो 5 होगा, 3 + 2 हो तब भी क्या होगा? 5 होगा। आपको कंसेप्ट्स पे सीखना है, लिखना आना चाहिए, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। टेक्स्ट में क्रैमिंग कम है। मैं आपको ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह सकता हूँ। स्प्रिंग 22 से लेके अभी तक के हम सारे पेपर पकड़ते हैं,
हम पेपर का एनालिसिस निकाल देते हैं कि कितने % रट्टे वाले सवाल आए, ना होने के बराबर होंगे। पिछली अटैम्प्ट में कोई सवाल क्रैमिंग वाला नहीं है, उससे पहले कोई सवाल क्रैमिंग वाला नहीं है। बिकॉज जब कहते हैं ना याद करना है, बच्चे समझते हैं वर्ड टू वर्ड याद करना है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे कोई डेफिनेशंस वगैरह इन्वॉल्व है ना, इस बुक में हर वो जगह जहाँ पे हल्की सी भी क्रैमिंग इन्वॉल्व है, आपको एक्रोनिम्स मिल जाएंगे। आप उस पूरी डेफिनेशन को एक एक वर्ड से याद कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि रट्टे इन्वॉल्व हैं, आप एक्रोनिम्स पढ़िएगा, आपकी डेफिनेशन जो है वो याद हो जाएगी और आप लिख भी लेंगे। तो थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। जितना पढ़ के ज़बानी लिखेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका पता क्या होता है? आप एक चीज़ को समझें, पढ़ लिए, अब आप उसको ज़बानी लिख के देखें, फिर कंपेयर करें। अगर आपने सही लिखा आपको मार्क्स मिलेंगे। टेक्स्ट ये है आपका, आप वकील नहीं बन रहे, आपसे उसने सेक्शन नंबर नहीं पूछने, उसने आपसे चीज़ें एज इट इज़ रिप्रोड्यूस नहीं करवानी, उसने आपको एक स्टडी की उसने आपको गिवन करना सिनेरियो, उसने कहना है इस सिनेरियो में रेलेवेंट इनकम टैक्स को लगा के बताओ, इस सिनेरियो में रेलेवेंट सेल्स टैक्स को लगा के बताओ। आपने वहाँ पे कंसेप्चुअल अप्लाई करना है। तो इसमें थ्योरी ये वाली आती है, वो कैसे करनी है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और बुक में ख़ास तौर पर, चूँकि ये मैं भी सारी स्लाइड्स इस्तेमाल करूँ, सारी बुक में हूँ, बुक से ही स्लाइड्स हैं और स्लाइड्स ही बुक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, बुक के ऊपर लिखना है। जो जो इन्फॉर्मेशन, जो जो बातें, जो जो एक्सप्लेनेशन होंगी, डैट मस्ट बी ऑन योर बुक, ताकि आपके रजिस्टर्स दाएँ बाएँ हो भी जाएँ, बुक दाएँ बाएँ नहीं होती। पैसे लगे होते हैं ना, ये नहीं घूमती, रजिस्टर घूम जाते हैं इंसानों के। तो बाकी आपको सारा बताया होगा कि किस तरह सवालों को अटैम्प्ट करना है, किस तरह सवालों को लेके चलना है। आप थोड़ी बहुत थ्योरी पे एफर्ट करेंगे, एक दो टेस्ट देंगे, टेस्ट में आपकी गलतियां आइडेंटिफाई होंगी, उसके बाद आपको लिखना आ जाएगा। थोड़ा मैं आपको अभी कहूँ तो आप लोग बिल्कुल भी लिखना नहीं आता होगा, लेकिन हमारे पास टाइम है, हमारे हर वीक में टेस्ट हैं, एवरी मंडे इज़ अ टेस्ट डे। आप 5 टेस्ट दें, 5 टेस्ट के बाद जो 6 टेस्ट होगा आपका, उसमें अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। वो जिस बच्चे को फर्स्ट टेस्ट में बिल्कुल भी लिखना नहीं आ रहा था, वो 6 टेस्ट में क्या कर रहा होगा, अच्छा लिख रहा होगा, बेहतर लिख रहा होगा। तो जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर चीज़ें होती जाएंगी। अब चूंकि टेक्स्ट है, इसका सिलेबस जो है सेल टेक्स्ट का बहुत डिवाइडेड है, लेकिन हमने इस सेल्स टैक्स को ना ये 5 एरियाज में क्या किया है, डिवाइड किया है। हम इसको इसी वे में लेके चलेंगे। बुक पे अगर आए तो बुक का हमारा सेक्शन नंबर जो है वो बी बनेगा, चैप्टर नंबर 18 से लेके 21 तक। ये 4 चैप्टर्स जो हैं जो हमने क्या करने हैं, सेल्स टैक्स में लेके चलने हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम स्टार्ट किससे करेंगे, सेल्स टैक्स के डेफिनेशन से। उसके बाद जाएंगे हम सेल्स टैक्स के रूल्स क्या हैं, प्रोविजंस क्या हैं, उनको सीखेंगे। अगर आपके ये दोनों एरिया हो जाते हैं ना, आपके 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर किताब का जो है 18 और चैप्टर नंबर 19, अगर आपके 2 चैप्टर हो जाते हैं, ये 2 चैप्टर करने से आपके 100% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा है ऑन एवरेज न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। और इन 2 चैप्टर में से आपको एवरेज थ्योरी जो है वो 5 नंबर की मिलेगी। मतलब इन 2 चैप्टर में से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा एवरेज वो कितना आएगा, 5 नंबर का। 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी इसमें से मिलेंगे। तो सिर्फ चैप्टर नंबर बुक का 18 और 19 करने से आप पेपर में 21 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। जस्ट 2 चैप्टर, कौन सा, 18वां और 19वां। फिर जो ये 2 चैप्टर हैं हमारे पास, इसमें से आपको कोई 4 से 5 मार्क्स की थ्योरी जो है वो भी आ रही होगी। तो इसमें से आपको क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा और बाकी इसमें से आएगा। तो यू कैन से डैट कि जस्ट ये 2 चैप्टर्स ही अगर आपको आ गए, आप 28 नंबर में से 21 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको फिंगर टिप्स पे करवा के भेजूंगा, डोंट वरी। इसके ऊपर और थ्योरी के ऊपर हम एफर्ट करेंगे, न्यूमेरिकल हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और हम न्यूमेरिकल्स को साथ साथ लेके चलेंगे। ये नहीं है कि हम सेल टैक्स करेंगे, एंड पे जाएंगे, एंड पे जाके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आई गेस कल ही मैं न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट जो है वो स्टार्ट कर दूंगा कि ये न्यूमेरिकल्स हैं, इस तरह हमने क्या करना है, इनको लेकर चलना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेल्स टैक्स की डेफिनेशन से। अब सेल्स टैक्स को हमने समझना है, लेकिन सेल्स टैक्स को समझने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि सेल्स टैक्स लगता कैसे है। एज ऑफ टुडे
अब से ऑनवर्ड जब तक सेल्स टैक्स एंड नहीं होता, आप लोग इसको एज अ एंड कस्टमर नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे एज अ दुकानदार। अपने आप को नहीं सोचना कि मैं खरीद के लेके आई हूँ, आप सोचें दुकानदार के पर्सपेक्टिव पे कि वो खरीद के क्या कर रहा है, बेच रहा है। आप इसको सोचेंगे मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से जो बना के बेच रहा है। आप इसको सोचेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सपेक्टिव से जो खरीद के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आप इससे सोचेंगे इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से, कारोबार के पर्सपेक्टिव से। ये पूरा आपने किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। ये नहीं कि सर हम तो खरीद के लेके आते, तुम है कौन, यू आर एंड कंज्यूमर। आपकी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, बिजनेस की, कारोबार के। तो हम ये पूरा पढ़ेंगे उस दुकानदार के पर्सपेक्टिव से जिसके पास मैं जाकर सामान लूँगा। मैं आज जाता हूँ केक्स एंड बेक्स से कोई चीज़ खरीदता हूँ, मैं उन्हें टैक्स पे करके आ गया, मेरी कहानी ख़त्म, मैंने पे कर दिया। मैं किसके बारे में सीखूंगा, केक्स एंड बेक्स के बारे में, कि वो जो मुझसे टैक्स लेगी वो गवर्नमेंट कैसे पे करेगी, उसके बारे में। तो हमने ये सारा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, हमने ये सारा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सीखना है। अब चूंकि बिजनेस के पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है बिजनेस के लिए, कौन सा होता है जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करता है, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कि भाई कितनी इनकम कमाई है, ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस है। इनकम ज़्यादा हो रही है, बिज़नेस ग्रो कर रहा है। इनकम कम हो रही है, बिज़नेस क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ में कमी आ रही है, लॉस है, ये वो। तो सेल्स टैक्स का ना ताल्लुक जो है वो हमारा क्लोजली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ है। किसके साथ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें उसमें सेल्स आती है, लेस करते हैं, हमारे पास क्या आता है, सेल्स किसको की जाती है, मतलब दुकान पे कस्टमर चल के आया, कस्टमर ने मेरे से गुड्स खरीदी, मैंने उसको ये गुड्स बेची, उससे पैसे ले लिए, ये सेल्स है। परचेज़ क्या होती है कि ये चीज़ थी, मैं इस बंदे से ख़रीद के लेके आया, इसको पैसे दिए थे मैंने। परचेज़ और सेल्स, हमारा पूरा सेल्स टैक्स इन परचेज़ और सेल्स के गिर्द ही घूम रहा होता है, पूरा सेल्स टैक्स। कैसे, ये एक बुनियादी सा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यू कैन नोट इट एज वेल। ये चीज़ें नोट करते जाइएगा, ये जो चीज़ें हैं ये बुक पे नहीं होंगी, ये आपके लेक्चर हैं, इनको रिकॉर्ड करते जाइएगा। हमें पता है कि एक कोई भी बिज़नेस जो है वो क्या होगा, उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो स्टार्ट होगा सेल से। उसमें से हम क्या लेस करवाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाऊंगा, मेरे पास क्या होगा, जीपी। यार मेक श्योर ये प्रॉपर विजिबल हो, जूम इन कर लो प्रॉपर स्क्रीन को। फिर इसमें से जो हमने एक्सपेंसेस पे किए होंगे, बिल पे किया, रेंट पे किया, सैलरीज पे की, मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। ऐसे ही है, ये एक बुनियादी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो क्या करके आए हैं, आप पढ़ के आ रहे होते हैं। अब हम ये सारा कर रहे हैं दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से, दुकानदार। ये दुकानदार की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दुकानदार के पास कस्टमर चल के आएगा और कस्टमर क्या करेगा, उसको सेल करेगा। आपकी दुकान है, आप दुकान के ऊपर ये चीज़ बेच रहे हैं, तो कस्टमर जो है वो यहाँ से उठेगा, कस्टमर चल के आएगा और वो क्या करेगा, जी ये चीज़ मुझे बेच दें, मैं उसको ये चीज़ बेच दूंगा, सेल करूंगा। जब मैं सेल करूंगा तो मेरे बिजनेस से ये चीज़ जा रही है। जब मैं सेल करूंगा वो पूछेगा सर ये कितने का है, मैं कहूँगा जी 100 रुपये का है। वो मुझे क्या देगा, 100 रुपया देगा। कहूँगा भाई इसके ऊपर टैक्स भी तो पे करो। मैं कहूँगा 100 रुपये का ये है, 18% टैक्स है, तो तुम मुझे कितने पे करोगे, 118 रुपये। कितने पे करोगे, 118। तो मैंने उससे कितने पैसे लिए होंगे, 118। इस 118 में से 100 रुपये किसके हैं, इस चीज़ के, और 18 रुपीज़ किसके हैं, टैक्स के हैं। रिमेंबर ये टैक्स मैंने किससे वसूल किया है,
जो कस्टमर से मैं वसूल करूंगा उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। जो टैक्स हम कस्टमर से वसूल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। मैंने सेल्स की है ना, मैंने सेल्स की हैं, आप मेरे पास चल के आए हैं, आपने कहा जी मुझे गुड्स भेज दे, मैंने आपको गुड्स भेज दी हैं, आपने मुझे पेमेंट की है, मैं कहा पैसे भी दो और साथ टैक्स भी दो। जो टैक्स मैंने आप लोगों से रिसीव किया है वो मेरा क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। तो सेल करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, पैसों के साथ आप टैक्स रिसीव करेंगे, ये टैक्स क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। जैसे अगर मैं आज जाता हूँ केक्स एंड बेक पे और जाके आज मैं बाय करता हूँ एक डोनट, कहता तो कितने का है? 100 रुपये का कीमत लिखी होगी। मैं जाऊँगा काउंटर के ऊपर, 100 रुपया दूंगा, कहेंगे सर ये ले बिल। जब बिल आएगा उस पर लिखा होगा डोनट कितने का है? 100 रुपये का प्लस 18 रुपीज़ टैक्स। मैं कितने पे करूँगा? 118 रुपये। मैं कितने दूंगा बेकरी वाले को? 118 रुपये। ये जो 18 रुपये बेकरी वाले को मिले हैं ये उसके लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। क्यों? ये इसने कहां से लिया है? एट द टाइम ऑफ सेल्स लिया है कस्टमर से, ये इसके लिए क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। डन। अब ये बेकरी वाला भी जो है, जो डोनट बेच रहा है, या तो खरीद के लाया होगा या उसने क्या किया होगा? खुद बनाया होगा। लेट्स सपोज वो खरीद के लेके आया था 80 रुपए का। कितने का लाया था? 80 का लाया और 100 का बेच रहा है। जब ये 80 रुपए का खरीद के लाया होगा तो जिसने इससे बेचा होगा वो भी टैक्स ले रहा होगा। मतलब इस बंदे को जिसने 80 रुपए का बेचा वो क्या लेगा? इससे टैक्स लेगा। इसका मतलब जब इसके पास गया 80 रुपए का डोनट लिया तो 80 रुपए के ऊपर 14.4 रुपीज इसने टैक्स पे किया होगा। क्या किया होगा? पे। तो रिमेंबर, जब आप खरीदते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं? तो देखिए सिंपल सी बात है, परचेज करके गुड्स बिजनेस में आती हैं, तो जो बिजनेस में आएगी एडिशन है, इनपुट है, उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे, इनपुट टैक्स। सेल्स करके गुड्स बाहर जाती हैं, उस पर टैक्स रिसीव करेंगे, दैट इज आउटपुट टैक्स। तो ये दो टर्म्स आपके पास होनी चाहिए। सेल्स का मतलब है हमें अमाउंट मिलेगी, टैक्स लेंगे, दैट इज योर आउटपुट टैक्स। परचेज का मतलब है हम पे करेंगे, पेमेंट हम जिस टैक्स की करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? इनपुट टैक्स होगा। क्या होगा? इनपुट टैक्स होगा। और हमने सेल्स टैक्स में करना क्या है? हमने सेल्स टैक्स में करना क्या है? हमने सेल्स टैक्स में जो मेन चीज कैलकुलेट करनी है वो है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या? सेल्स टैक्स लायबिलिटी। देखिए जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं, जीपी आता है, सेम हम क्या करेंगे? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेंगे, बाकी क्या आ जाएगा? हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी के मैंने गवर्नमेंट को इतना टैक्स जो है वो पे करना है, कि मैंने गवर्नमेंट को इतना टैक्स जो है वो पे करना है। मैन्युफैक्चरिंग में जो वो इनपुट टैक्स कह सकते हैं, और जो जब बिजनेस में आ गया तो वो आउटपुट बन जाएगा। जब आप सेल करोगे तो आउटपुट है, आप जो कस्टमर से ले रहे हो दैट इज योर आउटपुट। बाबा कैश है इस वक्त? कुछ भी नहीं है। ये मेरा वॉलेट पकड़ना, मेरे रूम में जाना, टेबल पे पड़ा होगा, टेबल पे कैश पड़ा होगा, लेके आना भाग के, और लोग करके कुछ चुके ना ये पैसे सारे ले आना जितने भी होंगे, जल्दी से भाग के आना है। नहीं मैं कैश नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि मैं कैश हैंडलिंग में बहुत गंदा आदमी हूँ, मैं गिरा देता हूँ, हमेशा गिरा देता हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव अ वॉलेट, तो वो गिर जाता है ही बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है हैंडल ही नहीं हो रहा। ठीक पे है ना यार, कॉइन्स है मेरे पास बहुत ज़्यादा। अब आपको पास हो हाँ 1 रुपये के, नहीं 5 रुपये कॉइन्स हैं कौन से हमारे पास आजकल? बिटकॉइन का मुझे पता, और तो मुझे कुछ पता नहीं है वैसे। फ्लेक्स करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। तो कौन सा? 1 2 5 सॉरी लिया है कमबख्त आदमी,
चले काउंट कर लो, कुछ गायब तो नहीं हुए? 1 2, खैर पता नहीं कितने हैं अभी। एनीवेज किसी के पास टूटे हुए हैं? चेंज है किसी के पास? तो वो चेंज दें आप। असली नोट है ना ये? असली है एटीएम वाले? फिर ठीक है, हम इसको समझते हैं ज़रा। आ जाओ भाई, 2 लड़के मेरे पास, 3 लड़के मेरे पास आ जाए, समझाता हूँ ना आपका आउटपुट टैक्स। अहमद कैसा है यार, एक प्रॉपर 1000 रुपये। 1 2, ये टेप वाला है। चले मैं कर लेता हूँ मनीष। तो टेप वाला देख के दिल ख़राब हुआ है, नया नोट है यार, चेक करो 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है। और भाई अहमद कैसा है यार? तो डरता है। आजा 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 आजा, आपका आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स समझाता हूँ। आजा आजा, तू भी आजा। 3 दोस्त एक कप में चाय पियेंगे, प्यार बढ़ेगा। चलें जी, अहमद भाई हमारे दुकानदार हैं, ठीक है? आ जाओ, सब्र करना बेटा, पैसे मुझे वापस करने हैं, इसको नहीं देने। ये तू दुकानदार है, तू मार्कर बेच रहे, ठीक है? ये पता कौन है मार्कर बेचने वाला? अब इधर आ जा भाईजान, और आप इधर आ जाए अभी। अब इसने मार्कर बेचने हैं। ये कौन है? दुकानदार। इसने क्या करने हैं? मार्कर बेचने हैं। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये मार्कर बना के बेचेगा, या क्या करेगा? खरीद के बेचेगा। अब इससे क्या यार, मैं तो खरीद के बेचता हूँ, मैं बना के नहीं बेच सकता। लेट्स सपोज ये बंदा जो है ये क्या करता है? ये मार्कर का मैन्युफैक्चरर है। ये क्या करेगा? इसके पास जाएगा, क्या करेगा? मार्कर परचेज करेगा। परचेज करो, और जब ये परचेज करने के बाद इसे क्या करेगा? ये खरीदेगा और टैक्स पे करेगा। इसने 1000 रुपये क्या पे किया है? टैक्स पे किया। पे करे, ये इसकी पॉकेट से टैक्स गया, ये इसकी पॉकेट से टैक्स गया है। ये जो इसने टैक्स पे किया, इसके लिए ये क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। बिकॉज ये बंदा टैक्स पे करके सामान लेके आया, क्या होगा? इनपुट टैक्स। थैंक यू, आप जा सकते हैं। अब इस बंदे ने क्या किया? सामान जो है खरीद लिया, अपने बिजनेस में ले आया। अब ये क्या करेगा? मार्कर्स को सेल करेगा। अब ये भाई साहब जाते हैं, इनसे मार्कर खरीदते हैं। खरीदें, पैसे देते हैं, सब्र कर, ये ले। अब वो क्या करेगा? वो इससे मार्कर बाय करेगा। जब वो मार्कर बाय करेगा तो उसको मार्कर मिले, बदले में क्या मिलेगी? इसको पेमेंट मिलेगी। कितना पे किया? दिखा जरा, दिखा तो सही, वो दिखा तो सही, असली है। हाँ, अब इसने कितना पे किया इसको? अब जा सकते हैं। अब ये हमारे पास कौन था? सिर्फ सेलर। अब देखें, इसने जब सेल किया, इसको टैक्स कितना मिला? 5000। इसने पे कितना किया हुआ था? 1000। अब ये क्या करेगा? गवर्नमेंट कहती है कि ये जो तुमने कस्टमर से 5000 रुपया लिया है, क्या करो? ये 5000 पकड़ो, इसमें से तुम्हारा अपना 4000 रुपया है, एक नहीं, इसमें से अपना 1000 रुपया अपनी रखो जेब में वापस। हमें क्या करो? 1 2 3 4000 जो है वो क्या कर दो? हमें पे कर दो। अब आप खुद सोचें, इसकी जेब में क्या कोई फर्क पड़ा है? जब ये खरीद के लेके आया था, इसने 1000 रुपया पे किया, इसकी पॉकेट से गया, इसकी पॉकेट से गया था, इसकी जेब से गया, इसका कैश आउटफ्लो हुआ। लेकिन जब इसने सेल्स की, जब इसको ये 5000 रुपया मिला, इसने उस 5000 रुपये में से वो जो 1000 रुपया पे किया था, वो क्या कर लिया? साइड पे कर लिया। तो क्या जो ये पे कर रहा है, इसको वो रिकवर नहीं हो गया? क्या इसको कोई असर पड़ा? नहीं। जो ओवर एंड अबव मिला है वो क्या है? आप इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, और ये क्या करेगा? ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब आप जा सकते हैं सर, थैंक यू। गवर्नमेंट मेरे पास ही है, और जाए तो जितने टाइम पे लग चुकी हुई है। तो ये है हमारा आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। तो क्या होता है? ये हम सारा किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब वो कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं, जब वो कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं, ये टैक्स पे करते हैं, ओके, दैट इज द इनपुट टैक्स। जब ये सेल्स करते हैं, जो रिसीव करते हैं, दैट इज आउटपुट टैक्स।
तो जो टैक्स कस्टमर से लिया उसमें से जो पे किया होगा वो एडजस्ट करेंगे, अपने पास रखेंगे। तो भाई जो आपने पे किया वो सारा आपको क्या हो गया, रिकवर हो गया है। जो अबव है वो क्या कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। अब किसने बाय किया था, भाई साहब ने, आपने बाय किया था। इन्होंने कितने पैसे पे किए थे, 5,000 रुपया। लेकिन अब इन्होंने बाय करके खुद इस्तेमाल कर लिया, ये इस 5,000 को एडजस्ट नहीं करवा सकता। इसका मतलब सारा बर्डन किसके ऊपर गया, एंड कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। तो दिस इज सेल्स टैक्स, जिसको हमने क्या करना है, यहां पर पढ़ना सीखना है। समझ आई, व्हाट इज द प्रोसेस। आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, उसको ज़रा हम देखते हैं। मैं काउंट कर लूँ, कम तो नहीं हो गए, नहीं हुए होंगे, हलाल के हैं। समझ आई, क्लियर है ये। अब यहां से टाइम है हमारे पास, नहीं टाइम शॉर्ट है शिप्स। अगर टाइम होता थोड़ा सा आगे, क्लास तो नहीं कोई कनेक्टेड, 5 मिनट है हमारे पास, पीपी तो नहीं आगे लगी हुई, ठीक है, नहीं आगे क्लास है बिल्कुल 4:15 में, तो मसला हो जाता है। तो ये सबको समझ आई, सबको क्लियर आई। अब ज़रा ना हम इस सप्लाई चेन के ऊपर आते हैं कि हम कहानी किसकी पढ़ रहे थे, एंड कंज्यूमर की। किसकी पढ़ रहे हैं, एंड कंज्यूमर की। अबीन भाई की बात की है। देखो आपने बिरयानी खानी है, अम्मा बना के देंगी, लेकिन मसाला कहाँ से लेके आओगे, नेशनल का। अब नेशनल आपको अगर बहुत शदीद की क्रेविंग्स हो रही हैं बिरयानी की, आप क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे नेशनल के जीएम को, और नेशनल का जीएम हेलीकॉप्टर निकालेगा, वो है कौन सी मूवी थी, कभी खुशी कभी गम के, ऐसा की तरह उड़ता हुआ आएगा आपके मोहल्ले में, हेलीकॉप्टर लैंड करके तारों के अंदर वापडा की, और आपको कहेगा सर ये ले 10 रुपये वाला बिरयानी मसाला। ऐसे होगा, कैसे होगा। आप किसके पास जाएंगे, वो जो आपकी गली मोहल्ले का दुकानदार है, वो भी तो किसी से लेके आया होगा, जिससे वो लेके आएगा वो भी क्या होगा, किसी और से लेके आया होगा। तो बेसिकली हमने देखना है कि सप्लाई चेन क्या होती है। एक एंड कंज्यूमर है, एक एंड कंज्यूमर को ये मार्कर चाहिए। फैक्ट्री है ग्वादर में लगी हुई, मैं बैठा हूं लाहौर में, आइसक्रीम खानी है आपने, फैक्ट्री लगी है शेखुपुरा में, आप बैठे हुए हैं पेशावर में, कैसे आएगी। अब यहां पे आती है आपकी सप्लाई चेन। क्या आती है, सप्लाई चेन। व्हाट इज सप्लाई चेन, के फ्रॉम ओरिजिन जहां से गुड्स बनी थी वहां से लेके एंड कंज्यूमर जिसने इस्तेमाल करनी है वहां तक जो गुड्स पास होके आएगी उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई चेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सप्लाई चेन कहेंगे। अब सप्लाई चेन में क्या होता है, बेसिकली हम एज्यूम करते हैं सारे लोग जो हैं वो सप्लाई चेन में रजिस्टर्ड है। कहानी शुरू होती है इंपोर्टर से। इंपोर्टर का मतलब वो है जो गुड्स को पाकिस्तान में इंपोर्ट करता है। क्या करता है, इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपको एसी चाहिए। क्या चाहिए, एसी। अब एसी तो है इस कंपनी का, ठीक है, ये बना के बेचेंगे, लेकिन माइट भी ये कंप्रेसर इंपोर्ट कर रहे हैं, माइट भी ये गोल्ड फिन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ये मोटरें इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये क्या करेंगे, या कोई और बंदा इंपोर्ट कर रहा होगा, ये जाके उससे खरीदेंगे। तो सप्लाई चेन में सबसे पहले कौन हो सकता है, इंपोर्टर। इंपोर्टर रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकता है, इंपोर्टर फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, इंपोर्टर। हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम बनाएंगे हम इनपुट टैक्स का, एक कॉलम हम बनाएंगे आउटपुट टैक्स का, और तीसरा कॉलम हम बनाएंगे एफबीआर का यानी गवर्नमेंट का। इसको ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग ना एंजॉय कर रहे हैं, बाद में कहना सर स्लाइड शेयर कर दें, कोई शेयर नहीं करनी मैंने, चीज़ें लिखें ताकि आपको याद रहे। 3 कॉलम है, कौन कौन से, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और गवर्नमेंट एफबीआर। इनपुट टैक्स क्या होता है भाई, तेरे करामन काद भी नजर नहीं मुझे आ रहे, तेरे से ही पूछ रहा हूँ। जो परचेज किया है, इनपुट टैक्स क्या होता है, जो परचेज किया है उसको हमने टैक्स लगा के, जितना हमने 1000 रुपये अगर परचेज किया उसके ऊपर टैक्स लगा के और गवर्नमेंट को दे रहा है। गवर्नमेंट देना है, लो मियाँ पाओ यार,
ले आओ छितर पंजाब पुलिस का। गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, वो जिससे परचेज किया उसको दे रहा है। तो यही कहो ना, जो आपने पे किया है वो क्या है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या है, जो हमने लिया है। और सेल टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कैसे पे करना है, आउटपुट में से इनपुट लेस करवा के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्टर की। इंपोर्टर फॉर एग्जांपल जो है वो क्या करता है, 10,000 की गुड्स जो है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है। जब वो 10,000 की गुड्स इंपोर्ट करेगा, उसने मंगवाई जापान से, जैसे ही उसने गुड्स मंगवाई, पहुंची गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई कितने का सामान है जी, ₹1,00,000 का। ₹1,00,000 के ऊपर रेट लगाया 18%, और वो क्या करेंगे, इससे टैक्स ले लेंगे ₹1,800। जैसे गुड्स इंपोर्ट होंगी, ये कितना टैक्स पे करेंगे, ₹1,800 जो है वो पे करेंगे, और किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास। क्या किए जाएंगे, डायरेक्टली 1800 जो है वो किसको दिए जाएंगे, गवर्नमेंट को। तो एट द टाइम ऑफ परचेज इसने इंपोर्ट किया, 1800 गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, ये इसके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। इसने पे किया ना, ये क्या होगा, इनपुट टैक्स। अब जब इसने सामान इंपोर्ट किया है, आगे किसी को बेचेगा, ये किसको बेचेगा, मैन्युफैक्चरर को। किसको बेचेगा, मैन्युफैक्चरर को। अब इसने 10,000 का सामान इंपोर्ट किया, और ये आगे कितने का बेच देता है, कितने का, 15,000 का। कितने का बेचा, 15,000 का। 10,000 का सामान लिया और कितने का बेच दिया, 15,000 को। अब जब 15,000 का सामान बेचेगा, तो 15,000 जी ये सामान है सर, टैक्स भी पे करें, 15,000 इंटू 18% कहेगा, आप मुझे कितना पे करेंगे, 2700। तो जब इंपोर्टर इसको सेल करेगा, इससे कितना वसूल करेगा, 2700। तो ये 2700 इसको मिला, इस 2700 में से अपने 1800 क्या करेगा, लेस करवाएगा, पकड़ेगा, बाकी क्या कर देगा, गवर्नमेंट को ₹900 पे कर देगा। तो ये पहली कहानी हमारी शुरू हो गई। अब जब मैन्युफैक्चरर है, जब वो सामान खरीद के लेके आया, जब ये खरीद के लेके आया, तो इसने कितना टैक्स पे किया था, इसने टैक्स पे किया था 2700। जो इसने पे किया वो इसके लिए क्या था, इनपुट टैक्स था। अब मैन्युफैक्चरर है, सामान लेके आया होगा, तो जाहिर बात है जब वो सामान लेके आया होगा, उसको बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, लेबर मटेरियल लगाएगा। 15 का लेके उसने 30 का बेच दिया। कितने का ले दिया, 30 का लेके आया, रॉ मटेरियल था, जोड़ के क्या किया उसने, आगे सेल कर दिया। और किसको बेचा उसने, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर से कितने लेगा, 5400। जो इसने रिसीव किए हैं वो कितने हैं, 54। इस 5400 में से अपने 2700 रखेगा, बाकी क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर सामान कितने का लेके आया था, 30,000 का, और कितना टैक्स पे करके आया था, 54। अगर आप गौर करें, एक चीज गौर कीजिएगा एक मिनट, जो इस बंदे का आउटपुट टैक्स है मैन्युफैक्चरर का, वो इस बंदे का क्या है, इनपुट। तो एक बंदे का आउटपुट दूसरे का क्या होता है, इनपुट। जिसने वसूल किया उसके लिए आउटपुट, जिसने पे किया उसके लिए क्या होगा, इनपुट। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान कितने का लिया, 30 का, आगे से कितने का बेच दिया, 35 का। कितना रिसीव किया, 6300। इस 63 से इसने अपना 5400 लेस करवाया, बाकी 900 क्या कर दिया, इसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेके आया था, उसने बेच दिया किसको, होलसेलर को, कितने का, 35 का। अब होलसेलर ने सामान खरीदा 35,000 का, टैक्स कितना पे किया था, 6,300। इसका क्या था, इनपुट टैक्स था। अब वो आगे बेचेगा रिटेलर को, कितने का, 42,000 का, तो उससे कितना टैक्स लेगा, 7,560। तो भाई 7,560 टैक्स लिया, अपना 6300 इसने एडजस्ट किया, रिमेनिंग था एक्स्ट्रा 1,260 रुपये, वो गवर्नमेंट को क्या कर दिया, इसने पे कर दिया। अब आ गया रिटेलर, ये वो लोग जो हमारी गली मोहल्ले के दुकानदार हैं। इसने कितने का सामान लिया है, 42,000 का, कितना टैक्स पे किया, 7,560 रुपये।
ये फैसला करता है कि जी मैंने जो चीज़ ली है 42,000 की, मैं कितने की बेचूंगा अब? 50,000 की। मैं कस्टमर, मैं दुकानदार के पास गया, मैं कहा भाई मुझे बेच दो। उसने कहा सर ये लें 50,000 रुपये की। मैंने कहा ये लो। उसने कहा भाई सब्र करो, 50,000 की बेच रहा हूँ प्लस टैक्स। कितना लिया उसने मेरे से? 9,000 रुपया। ये लिया रिटेलर ने मेरे से, उसने लिया 9,000 रुपया। इसने कितना पे किया था? 7,560। इस 9,000 रुपये से उसने 7,560 रुपये अपने एडजस्ट किए, रिमेनिंग इसको पे कर दिया गवर्नमेंट को 1,440 पे हो गया। अब ये सामान किसने खरीदा है? मैंने। कितने दिए? 50,000। और टैक्स कितना पे किया? तो मुझे कितने का पड़ा? 59 का। लेकिन अब ये 9,000 मैं कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकता, ये सारा मैंने पे किया है। अगर आप देखें एंड कंज्यूमर से पहले, ये एंड कंज्यूमर है, इससे पहले हर बंदा अपना टैक्स एडजस्ट कर रहा था, किसी की जेब में से 1 रुपया भी नहीं गया। एट द एंड टोटल टैक्स कितना बना था? 9,000 रुपया। वो सारा किसकी जेब से निकला है? मेरी जेब से निकला है। इसलिए हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली सारे का सारा किसकी पॉकेट से निकलता है? आपकी। आपके ख्याल से जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, सारा आप पे कर रहे हैं। आप आज जाके कोई लेस वगैरह खाएंगे, वो जहां का आलू इंपोर्ट हुआ वहां से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक जो भी टैक्स है वो आपकी पॉकेट से निकला। क्यों? बिकॉज दुकानदार तक हर बंदा अपने आउटपुट से इनपुट क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। अगर इस बंदे ने आज 6,300 रुपया पे किया है, तो जब ये 7,560 रुपए लेगा, इस 7,560 रुपए में से अपने 6,300 साइड पे कर लेगा, रिमेनिंग क्या करेगा? 1,260 पे करेगा। तो क्या इसकी पॉकेट पे कोई बर्डन आया? इस बंदे ने 7,560 रुपए पे किए, पे करके सामान ले आया। जब इसने मुझे बेचा, मेरे से कितने लिए? 9,000। इसने इस 9,000 में से अपने 7,560 रुपए एडजस्ट करके रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे कर दिए। क्या इसकी जेब में कोई फर्क आया? नहीं। तो एंड कंज्यूमर से पहले भाई हर बंदा अपना टैक्स एडजस्ट कर रहा होता है, उनकी पॉकेट से कुछ नहीं निकलता। इनडायरेक्टली किसने खरीदा? मैंने। सारा टैक्स किसने पे किया? मैंने। ये 9,000 अब कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ये किसको पे करना पड़ेगा? एंड कंज्यूमर को। इसलिए सेल्स टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम लाइन पढ़ते हैं कि ये इनडायरेक्टली आपसे लिया जाएगा, उसका मतलब ये होता है आपकी स्पेंडिंग के ऊपर लिया जाएगा। इसको हम मल्टी स्टेज टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी स्टेज टैक्स। कि हर स्टेज के ऊपर आप अपनी टैक्स एडजस्ट करें, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या कर दें? गवर्नमेंट को पे कर दें। और इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कह रहे होते हैं। इज इट क्लियर? हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे और डेफिनेशंस वगैरह को मूव करेंगे। मेक श्योर कल आप सबके पास बुक्स होनी चाहिए, बिकॉज मैं बुक्स के ऊपर ही आपको लिखवाऊंगा और आप सब ने बुक्स के ऊपर लिखना है प्रॉपरली, उसको हाईलाइट भी करना है चीज़ों को। ठीक है जी, मिलते हैं कल।